नमस्कार, मेरा नाम CS राय। आप देखकर लॉस्ट विथ राय सर। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्य सभ्यता अर्थात वैदिक सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक और कृषि व्यवस्था के बारे में। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो ये कबीलों में बटा हुआ था। जो आर्य थे वो कबीले में थे। इनका एक अपना सरदार होता था और ये सरदार को ये राजन या जन सोयो गोपा कहते थे। क्यों जन सोयो गोपा कहते थे? कि जो बड़े कबीले होते थे उन्हें जन बोलते थे। बड़े कबीलों को या बड़े कबीले, छोटे छोटे कबीले जब आपस में मिलते थे तो बड़े कबीले बनते थे और ये एक जन अर्थात आज के जिला या राज्य की तरह हो जाते थे। और इनका जो मेन सरदार था उसे राजन बोलते थे। राजन जो वर्ड था इस समय वास्तुगत होने लगा था, लेकिन इसका सीमित अधिकार थे और यह पूरी तरह से डिक्टेटरशिप नहीं था। यह पूरी तरह से अपना शासन करने के लिए सभा और समिति पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? सभा और समिति, गण और विदत पर निर्भर था। जो विदत था सबसे पुराना राजनीतिक संस्था था विदत। ये आर्यों का पुराना, आर्य जहां से भी आए थे या जहां से इनका उदय हुआ था वहां से विदत इनका हर काम करती थी। विदत जो थी एक महत्वपूर्ण सभा थी। विदत क्या काम था? विदत का उल्लेख 122 बार ऋग्वेद में हुआ है। कितना बार? 122 बार ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है। 122। ये समझिए इसका इंपॉर्टेंट कितना था। क्योंकि सभा का जो उल्लेख 8 बार हुआ है वही समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विदत कितना महत्व था। ये इसका क्या था? इसमें विदत में जो विदत था इसमें स्त्री पुरुष सभी बराबर ढंग से काम करते थे, या उसमें बराबर ढंग से हम बोल सकते हैं ये हिस्सा लेते थे। विदत में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं था। स्त्री और पुरुष दोनों सामान्य ढंग से एक साथ एक बराबर ढंग से इसके कार्य संचालन में हिस्सा लेते थे। ये इसका वर्ग क्या था विदत का? सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मामले यहां डिस्कशन होता था। विदत में इन 3 चीजों का डिस्कशन होता था। साथ ही साथ यहां उत्पादन, जो फसल उत्पादन उसका भी यहां बार बार यहां जो सामान था, जो खाने पीने का सामान था उसका भी यहां ये सब वितरण करते थे। यहां एक बलि शब्द का उल्लेख मिलता है। यह बलि जो राजन थे उन्हें आम लोगों को द्वारा दी जाती थी। बलि राजन को आम पब्लिक देती थी, जो आम जनता थी वो देती थी, और राजन इसका उपयोग उनकी सुरक्षा के लिए करता था। किसी प्रकार की कर व्यवस्था का उल्लेख नहीं था। बलि कर नहीं था बल्कि स्वेच्छा से दिया गया राजन को एक उपहार था। इसके बदले में राजन उनकी सुरक्षा व्यवस्था को अपने जिम्मे लेता था। उसके बाद सभा और समिति आती है। उसके बाद एक और आता है गण। ये भी एक प्राचीन था। इसमें जो उस समय का कुलीन वर्ग था बस वही हिस्सा लेता था। जो कुलीन परिवार थे
वही इसमें हिस्सा लेते थे गण में। इसका जो प्रधान था वो गणपति कहलाता था। अब परिषद, ये भी एक महत्वपूर्ण भाग था जो बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। यह सैन्य सभा, जनजातीय जो सैन्य सभा होती है या सैन्य समिति थी, वो एक प्रकार की थी परिषद। अब सभा समिति पे आते हैं कि सभा समिति भी एक महत्वपूर्ण थे। तो सभा समिति में क्या महत्वपूर्ण थे? सभा, सभा में वाद विवाद होता था, किसी समस्या पर चर्चा होती थी, न्यायालय का भी काम करती थी, नियम कायदे कानून भी बनाती थी। जैसे क्या था? वाद विवाद, चर्चा, नियम लागू करना, नियम कायदे कानून बनाना या विधि बनाना, लॉ बनाना या लॉ को फोर्सेबल लागू करना, ये सब काम सभा का था। समिति का लेकिन इसका उल्लेख 8 बार हुआ है ऋग्वेद में, 8 बार। उसके बाद समिति, इसमें सभी राजा, पुरोहित वर्ग या जो भी थे जन सामान्य सभी हिस्सा लेते थे, और इसमें स्त्रियां भी आती थी और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बोल सकते हैं चर्चा करते। एक सब तरह से ये लोकसभा आज का उस तरह से काम करता था, जबकि सभा राज्यसभा की तरह से काम करता था। आज का जो राज्यसभा उस तरह से सभा काम करता था। समिति जो थी वो लोकसभा की तरफ पर काम करती थी कि समिति में कुलीन वर्ग के साथ साथ आम लोग भी आते थे, बहस करते थे। सभा का जो मेन था वो सभापति कहलाता था, और जो इसमें स्त्रियां आती थी वो सभावती कहलाती थी। और समिति का जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष था उसे ईशान कहा जाता था। इस समय हमें राज्य का क्या स्वरूप मिलता है? राज्य का स्वरूप यह था कि राजा पद वशनभूत होने लगे थे, और समाज 5 भागों में विभक्त था। क्या था? कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। कुल सबसे छोटा, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विष, विष से बड़ा जन, और जन से बड़ा राष्ट्र। यानी कुल मतलब परिवार, जिसके प्रधान कुलक था। ग्राम का प्रधान ग्रामीण था। विष का प्रधान विषपति था। जन का प्रधान जनपति था, अर्थात राजन, और राष्ट्र था। इस प्रकार हमें राजनीतिक दिखते हैं, स्तर पर दिखता है कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। इससे क्वेश्चन भी आता है कि सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल थी, इसका प्रधान कुलक। सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी। सम्राट ही बोल सकते हैं या राजन भी बोल सकते हैं। ऋग वैदिक काल में जो जन था इसका 275वां उल्लेख है, और विष का 170वां प्रयोग हुआ है। लेकिन ये जन या राष्ट्र आपस में लड़ते भी रहते थे। किस लिए लड़ते थे? गौ के लिए, गाय के लिए, या अपना साम्राज्य या क्षेत्र बढ़ाने के लिए। यह हमेशा संघर्षरत रहते थे। ऐसे ही एक पहला संघर्ष का जो उल्लेख है, प्रथम संघर्ष, वो कहां था? यमुनावती नदी के किनारे हरियूपिया को कुछ लोग हड़प्पा से भी जोड़ते हैं, हड़प्पा को भी मानते हैं। यहां सबसे पहला संघर्ष हुआ था। किसके बीच हुआ था? तुवस प्लस विचविंत। किसके विरोध थे? तो श्रीजय के विरोध। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रहा। हर समय कबीला महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रहा। बाद में इसने अपने अंदर से भरत वंश और कुरु वंश की स्थापना करने में भी सहायक रहा।
तो पहला जो संघर्ष था वो यवती नदी के मिलता, पहला जो साक्ष्य था संघर्ष का, पहला जो संघर्ष का साक्ष्य था, तो पहला संघर्ष का जो साक्ष्य था वो कहां मिलता है? यावती नदी के पास हरिपिया नामक जगह पे, जिसे हड़प्पा भी कहते हैं, वहां तुवस और विचविंत नामक कबीलों ने सिंजय कबीले के विरुद्ध लड़ाई किया था। इसमें जीता कौन था? इसमें जीता था सिंजय। लेकिन इस तरह के संघर्षों का परिणाम क्या हुआ? इस तरह का संघर्षों का परिणाम अगर हम 7वां मंडल पढ़ते हैं तो वहां हमें 10 राज्य युद्ध के बारे में पता चलता है। जब कहां हुआ था? रावी नदी। उस समय रावी नदी का नाम परुशनी था। क्या था? परुशनी। उस नदी पे 10 कबीले और भारत वंश के राजा सुदास के बीच हुआ था। ये 10 कबीलों की क्या और 10 राज्य युद्ध थी। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसमें आर्य और अनार्य मिल के लड़े थे। आर्य और अनार्य मिल के लड़े थे। आर्यों की तरफ से सुदास था तो अनार्यों का राजा भेद था। और इस युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इस युद्ध का तत्कालिक कारण यह था कि जो भरत वंश के राजा थे सुदास, उन्होंने अपने गुरु जो गुरु थे, गुरु कौन थे? विश्वामित्र को गुरु पद से हटा। जो विश्वामित्र थे उन्हें हटा के वशिष्ठ को रखे। वशिष्ठ को इन्होंने अपना गुरु बनाया। तो विश्वामित्र जो थे वो 10 कबीलों के साथ मिलकर परशुनी रावी नदी के किनारे, परशुनी किनारे युद्ध किया। इसमें कौन विजयी हुआ? इसमें सुदास विजयी हुआ। सुदास का विजयी होना उस समय के बहुत बड़ा कारण था। और इसमें 10 कबीले जो थे कौन कौन थे, उनका नाम बहुत ही जरूरी है। 10 कबीले कौन कौन थे? ये 10 कबीलों में सबसे महान कबीला पुरु, यदु, दूसरा अनु, फिर दूहु, पकत, भलानस, विषाणु नहीं, विषाणी, शिव, कितना? 1 2 3 4 5 6 7, तुवस, अलीन। पुरु हो गया, यदु हो गया, अनु हो गया, दुहु हो गया, तुवश हो गया, अलीन हो गया, पकत हो गया, भलनाश हो गया, विषाणु हो गया, शिव हो गया। ये सब मिलकर किसके विरोध लड़ रहे थे? सुदास के विरोध। सुदास विजय हुआ, ये बाकी सब हार गए। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। कहां मिलता है? तो दशराग युद्ध का वर्णन कहां मिलता है? तो दशराग युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें यह मिलता है। विश्वामित्र कौन थे? तीसरा मंडल के लेखक, जिन्होंने प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का रचना किया था। यह मंत्र किसके लिए था? यह मंत्र सावित्र देव के लिए किया गया था। बाद में इस मंत्र को गायत्री मां के लिए उपयोग किया जाने लगा और गायत्री मंत्र के रूप में फेमस हुआ। राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या? राजा। लेकिन राजा के बाद कौन कौन महत्वपूर्ण थे उस समय? राजा के बाद उस समय हमको पुरोहित था। पुरोहित का काम क्या था? यह सर्वश्रेष्ठ था। राजा के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरोहित था। यह राजा का पथ प्रदर्शक मित्र था, शिक्षक था और युद्ध समय में राजा की तरफ से लड़ाई भी लड़ता था और सेना का मनोबल भी ये बढ़ाता था। जिस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पुरोहित वर्ग था ये इतना पावरफुल होते हुए भी इसने हमेशा राजा के निर्वाचन में समिति और सभा और विदत का साथ देता था और राजा को कभी कभी निर्वाचन में ये सब महत्वपूर्ण कारक थे। इसके बाद क्या थे? सेनानी। सेनानी क्या थे? ये लड़ाई लड़ते थे। उसके बाद ग्रामीण,
फिर सूत, फिर रथकार, फिर कमरा, फिर पूरब, फिर स्पर्श, फिर दूत, फिर सेना। तो सेनानी, ग्रामीण, सूत, रथकार, कमरा, पूरब, स्पर्श, दूत, सेना, ये पुरोहित, ये सब राजा के परामर्श देते थे, या राजा के बाद जो नवरत्न थे उसमें सम्मिलित थे। ये क्या करते थे, सेना क्या करते थे, सेना जो थे कर्णयोनी, धनुष्वान ने क्या क्या ये लोग सुयोजित रहते थे। कर्णयोनी, कर्णयोनी का मतलब क्या होता है, धनुष्वान, धनुष बाण था, धनुष्वान, धनुष्वान। और उसके बाद क्या था, कर्णयोनी के बाद निशंक, निशंक तर्कस को कहते हैं, तर्कस, तर्कस को क्या कहते हैं, निशंक। संयुक्त और वयुक्त, ये कवच को कहते हैं उस समय। शिप्रा, शिपा जो था उसका मतलब सिर, स्तनम, एक प्रकार का ये भी चीज था। पड़ताल, पड़ताल, पड़ताल के मतलब क्या था, भाला। पूर, चरिशूर, पूर और चरिशूर का मतलब पूर्ण चरिशूर ये थे। सेनानी, ग्रामीण, सूत, कमकार, सम्मिलित, रत्नी कहे जाते थे, कहे जाते थे। अब न्याय प्रशासन की बात करें। जो न्याय प्रशासन क्या था, इनका जो न्याय प्रशासन था उसमें राजा ही न्यायाधीश का काम करता था। न्याय का केंद्र क्या था, न्याय का केंद्र राजा हुआ करता था। इसका परामर्श इस देने के लिए पुरोहित साथ में रहता था। यहां एक दंड का उल्लेख है, जिसमें कोई अपराध में एक कोई मुख्य अपराध है, उसमें 100 गाय का दंड का उल्लेख है। 100 गाय को उस अपराध करने के लिए 100 गायों का दंड देना था। मध्यस्थ भी उस समय होते थे, जो आपसी रूप से जो झगड़े होते थे उनको सुलझाते थे। जैसे आज होते हैं मध्यस्थ, मीडिएटर, उसी प्रकार उस समय भी मीडिएटर हुआ करते थे। पुलिस को उस समय, आज हम लोग पुलिस जो है को उस समय उग्र कहा जाता था, और इनका काम होता था अपराधियों को पकड़ना। अब उस समय प्रमुख जन कौन कौन थे, यानी प्रमुख राज्य कौन थे, या प्रमुख शक्तियां कौन थी जो उस समय थी। पहला था भारत, भारत थे। यह कहां थे, यह सरस्वती और यमुना के बीच वाले भाग में स्थापित है। दूसरा क्या था, दूसरा था तिस्सू। तिस्सू कहां था, तिस्सू रावी के पूर्व में बसा हुआ था, रावी के पूर्व में तिस्सू बसा था। फिर कुरु, कुरु कहां था, कुरु था सरस्वती के नदी के, सरस्वती नदी के दोनों तरफ, ये आपके कुरु बसा हुआ था। क्या, कौन बसा था, कुरु, कुरु। और उसके बाद यदु, यदु जो था, यदु जो था वो तुवस, दक्षिणी, यदु और तुवस दो एक ही साथ नाम लेते थे, रिश्ता बहुत घनिष्ठ था। दक्षिणी जो पंजाब थे, जो दक्षिण पंजाब था उसमें बसा हुआ था। गंधार, गंधार को गंधारी भी बोलते हैं और गंधार भी बोलते हैं। तो ये कहां था, ये भारत के जो सीमांत प्रांत थे, वहां भारत के जो सीमांत प्रांत, भारत के सीमांत प्रांत के उत्तर पश्चिम में बसा हुआ था, यानी आज के अफगानिस्तान में यह बसा हुआ था। मत्स्य, मत्स्य था, मत्स्य और चेंदी, इन दोनों का नाम आता है। और ये कहां थे, पंजाब के दक्षिण भाग और राजस्थान मालवा तक बसे हुए थे, राजस्थान और मालवा तक बसे हुए थे, राजस्थान और मालवा तक बसे हुए थे। और उसके बाद सिंजय, जो सिंजय तो ईरान थे, सिंजय ईरान के आसपास बसा हुआ था। जो सिंजय थे, सिंजय कहां थे, ईरान के पास। जो सिंजय था वो ईरान के पास था।
पक्ष पक्ष जो था वो कूरम नदी के पास था। अपने उपजाऊपन के लिए फेमस था। वैकैन वैकैन नामक जो जन था वो कश्मीर में बसा हुआ था। कीवी, यह झेलम और चिनाव के पास, ये झेलम और जो चिनाव नदी है उसके आसपास बसा हुआ था। और भलानस और अलीन, ये कहां थे? सिंधु के पश्चिम में काबुल तक फैले हुए थे। काबुल तक यह फैले हुए थे। तो समझ सकते हैं कि ये जो थे कितने महत्वपूर्ण थे। तो ये इतने महत्वपूर्ण थे कि वैकैन, कश्मीर, कीवी, झेलम ये सब बसे हुए थे। और ये जो जन थे अपने समय के शक्तिशाली और पूरी तरह से उस समय के व्यवस्था को अपने हाथों में से संचालित करते थे। उसमें बाद में ये कुछ जो जनपद थे उनमें कुछ जनपद एक हो गए, जैसे यदु और कुरु। गंधार मिल गए, फिर जैसे पख्त हुए, सिंजय हुए, भलनास और आलिम, ये सब बाद में एक हो गए। लेकिन ये जो जन थे उस समय के रिंग वैदिक काल के राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका थे। रिंग वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए मान सकते हैं, जो गाय थी उसके लिए भी झगड़ा होता था और गाय को ना मारे जा सकने वाला पशु की उपाधि दी गई थी। अब हम बात करेंगे इनके आर्थिक जीवन के बारे में और साथ ही कृषि के बारे में। आर्थिक जीवन उस समय क्या था? तो आर्थिक जीवन के बारे में कोई विशेष रिंग वैदिक काल में कोई विशेष हमें नहीं मिलता कि आर्थिक जीवन क्या था। आर्थिक जीवन उनके विशेष बारे में हमें वर्णन नहीं मिल पाता, लेकिन इतना बस मालूम था कि वो पशुपालक थे। वो पशुपालक थे। कृषि उतनी अच्छी ये नहीं करते थे। पशुपालक थे, कृषि अधिक अच्छी नहीं करते थे। पशुओं में गाय जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। गाय जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण जानवर के तौर पर माना जाता था, जो गाय को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। और इसे संपत्ति में गणना की जाती थी। अर्थात उस समय जिसके पास जितनी गाय हो सकता था उस समय उतना उसका समृद्धि और उसको अमीरी का गोत्र माना जाता होगा। और गाय का जो गौ वर्ड है, गौ, वो 176 बार ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है, जिसे हम गाय के बारे में समझ सकते हैं। गायों की खोज या गायों का अन्वेषण हुआ या गायों का खोज हुआ या गायों पर कब्जा करने के लिए युद्धों का भी माना जाता, क्योंकि युद्ध उस समय होते थे। और जो 10 राज्य युद्ध है उसको भी माना गया कि कहीं ना कहीं कारण गायों की खोज के पास ही था, क्योंकि जो ऋषि वशिष्ठ है उनके पास गायों का उल्लेख मिलता है कि अच्छे नस्ल की थी। गाय को अघन्य या अर्थात ना मारे जा सकने योग्य गाय की बारे में कहा गया था। और इसमें और क्या था, उस समय के लोग क्या क्या से अधिक परिचित थे? तो घोड़ा सेकेंड स्थान पर महत्वपूर्ण घोड़ा था, जिसके बारे में बहुत अधिक वर्णन किया गया है। उसके बाद बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी इत्यादि का जिक्र किया गया है। लेकिन हाथी और बाघ का जिक्र कहीं नहीं किया गया कि हाथी बाघ। तो इससे यह होता है कुछ समय तक रिंग वैदिक काल में हाथी बाघ से का उतना उल्लेख नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कृषि पे। पशुपालक थे, कृषि का महत्व उतना नहीं था वैदिक सभ्यता में। ग्रामीण सभ्यता थी तो उतना उनका आर्थिक जीवन क्या था उतना उसके बारे में डिटेल कहीं उतना अधिक नहीं, कहीं कहीं दिया गया है, जो अगर होगा भी और बाद में हमें कहीं अच्छा डिटेल मिलेंगे तो आपको बताएंगे। अब आते हैं कृषि पे। कृषि में 10,462 जो श्लोक है उसमें मात्र 24 में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। कृषि के लिए 3 शब्द हैं, उदर, धान्य और वपनित। ये 3 वर्ड मिलते हैं। कहीं कहीं चाशनी भी मिलता है। चाशनी का भी कहीं कहीं उपयोग मिलता है।
जुते हुए खेत थे, उनके लिए क्षेत्र का उपयोग, शब्द का प्रयोग मिलता है। उपजाऊ भूमि जो उपजाऊ है, उपजाऊ भूमि के लिए उबरा का रूप शब्द का इस्तेमाल किया गया था। भूमि खेतों में विभक्त जमीन पट्टी, भूमि खेतों में जो जमीन पट्टियां थी उनके लिए खिल्ले का उपयोग किया गया था। और मात्र एक फसल का बार बार उपयोग किया गया था, जिसका नाम जौ था। जौ जो शब्द है उसका बार बार उपयोग किया गया था। हल के लिए लागल, लौगल, लौगल शब्द का उपयोग है। बैल के लिए विक शब्द का उपयोग है। और हलवाहे जो होते थे उनके लिए कीवा शब्द का उपयोग है। इस तरह से मान सकते हैं कि कृषि भी उस समय उतनी नहीं थी, लेकिन थी। लोगों को कम से कम खाने पीने के लिए होता था। धातु का जो उपयोग होता, जो धातु थे, वो धातु के उपयोग में लोहा की खोज माना जाता है कि रिंग वैदिक काल में भी उतने लोग इसको नहीं मानते थे, नहीं जानते। लोहा भी उससे भी लोग रिंग वैदिक काल के प्रारंभिक समय में अधिक परिचित नहीं थे। तांबे उस समय भी महत्वपूर्ण था। तांबे के लिए अयस शब्द का उपयोग होता है। कहीं कहीं इसको साम अयस भी कहा गया है। और लोहे को लोहित, लोहा को लोहित अयस, अयस कहा गया है। कहा जाता है कि अयस का मतलब धातु होता था, तो कहीं कहीं तांबे के लिए साम अयस और लोहा के लिए लोहित अयस का प्रयोग होता था। तो इस तरह से आप देख लिए कि आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कृषि का क्या था। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है होगा उसमें सामाजिक, धार्मिक के बारे में बात होगा। और साथ ही साथ कोशिश रहेगा कि रिंग वैदिक काल में जो वेदों की रचना हुई थी उनके बारे में भी हम लोग जान ले, और उसके बाद ही उत्तर वैदिक काल होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।